ये कौन पूछ रहा है? हाँ, पूछो। ग्राशॉफ नंबर का कि लैमिनर है टर्बुलेंट है? ग्राशॉफ नंबर की वैल्यू से 10 टू द पावर 9 से ज्यादा वैल्यू है तो टर्बुलेंट है, 10 टू द पावर 9 से कम है तो लैमिनर है। दूसरी बात, सर एक सेकेंड। दूसरी बात यह है कि आपने सर पूछा था कि एक सेकेंड। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा था कि देखकर मालूम कैसे पड़ जाएगा क्वेश्चन में कि फ्री कन्वेक्शन का है या फोर्स कन्वेक्शन का है। यूजली क्वेश्चन के अंदर मेंशन होता है कि फ्री कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन। बिलफर्ज अगर नहीं मेंशन है तो आपको डेटा से मालूम पड़ जाता है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन के अंदर यू मैक्स पूछ रहे हैं तो यू मैक्स जो होता है वो फ्री कन्वेक्शन के लिए होता है। या आपको कभी कभी इन्होंने फॉर्मूले दिए हुए होते हैं कि नसल्ट नंबर के लिए ये फॉर्मूला यूज रखो। जब आप यूज करते हो तो आपको नजर आ जाता है कि ग्रशॉफ नंबर यूज हो रहा है या रेनल्ड्स नंबर यूज हो रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर वेलोसिटी दी गई होती है तो रेनॉल्ड्स नंबर होता है। तो यूजली क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई हिंट गिवन की गई होती है। मगर ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि मैं यूजली क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा कि आपको कॉपी पेस्ट आपने क्वेश्चन देखा है वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट कर दूं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको डेटा दूंगा, मगर अगर मैं भी आपको डेटा दूंगा तो मेरे हर पार्ट के अंदर कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलेगा। आपको या तो मैं पूछूंगा कि यू मैक्स कर कर पूछूं, या मैं आपसे पूछूंगा कि फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है, या अज्यूम फोर्स कन्वेक्शन, इस तरह कर कर कोई ना कोई हिंट आपको दी गई होगी। तो आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि फ्री का क्वेश्चन है या फोर्स का क्वेश्चन है। आपको अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम जाएंगे तो आप डिमार्केट कर सकते हैं कि फ्री है या फोर्स है। जी। सर जो स्लाइड में रेले नंबर का लिखा है तो उससे भी तो पता कर सकते हैं ना कि टर्बुलेंट है कि वो है हाँ, लेमिनार मगर है, रैली अगर हम रैली ग्राशॉफ और नंबर प्रांटल रैली नंबर। नंबर के लिए आपको दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अब हमने ग्राशॉफ नंबर तो कहीं बुक में या स्लाइड में नहीं देखा कि खाली ग्राशॉफ नंबर से वो बता रहे हो। हमने तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन ही देखी है कि रेले नंबर अगर की जो भी क्रिटिकल वैल्यूज है उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा कि लेमिनार है कि टर्बुलेंट है। खाली ग्राशॉफ नंबर तो आप ही कह रहे हैं खाली। नहीं, खाली ग्रेशॉफ नंबर से भी हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बुक एक दफा एक जगह से नहीं पढ़ाता हूँ, मैं दो तीन सोर्सेज हैं। अभी एक एक सवाल होगा उसमें आपको नजर आ जाएगा ग्रेशॉफ नंबर से ही कि कैसे मालूम होगा। चलें, बस अगर ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा है सर। तो मैं आगे बुक चलता हूँ जी। सर बुक का पेज नंबर बता दें कि कौन सा सवाल अभी जो आप कर रहे हैं। न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ यार, स्लाइडें करवा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन। जी। सर मिर्च के बाद आपने 2 क्लास लिए या 1 क्लास लिए? क्या? फिट के बाद? सर आप 1 क्लास रिकॉर्ड नहीं करिए? हाँ, नहीं की है। पिछली क्लास में मैंने रिकॉर्ड की थी। और मिड के बाद दो क्लासेस ली हैं। एक क्लास मैंने आपकी मंडे को सर ली तो थी। वो जो है ना एक फिजिक्स। क्लास मैंने आपकी ट्यूसडे को ली थी। हैं? खैर बोलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर, आहिस्ता आ रही है। आहिस्ता? चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर है? जी सर स्क्रीन शेयर है लेकिन आपकी आवाज बहुत आहिस्ता है। आहिस्ता से क्या मतलब है? आहिस्ता से मतलब है सॉफ्ट सर या ठीक आहिस्ता? है। अच्छा। ये न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा दिया था। पेन्स अपने रेडी रखिएगा, डायरेक्ट फॉर्म पे जाएंगे। क्वेश्चन टू पे आ जाएं। क्वेश्चन टू आपको क्या सर कहता रिकॉर्डिंग है? ऑन। या न्यूमेरिकल के लिए भी रिकॉर्डिंग? यस सर प्लीज।
इंसान बनो यार, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, न्यूमेरिकल के लिए कौन रिकॉर्डिंग करता है? चलें, a 350 millimeter long glass plate is hung vertically, इसका मतलब L आपका 350 है, 24 डिग्री टेम्परेचर दिया है और मेंटेन किया है 80 के अंदर। अब आपसे बोलता है कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द ट्रेलिंग एज ऑफ अ प्लेट। पहले ये आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट द एज ऑफ द प्लेट। अब आपको इसने बताया नहीं है कि कौन सा मेथड करना है, क्या करना है, मगर अगला सवाल आपको ये क्वेश्चन के अंदर बता रहा है, इफ अ सिमिलर प्लेट इज प्लेस्ड इन विंड टनल and air is blown at a velocity 5 meter per second and the boundary layer thickness at the trailing edge। तो ये आपको क्लियरली क्लू दे रहा है कि आपको एक दफा बाउंड्री लेयर थिकनेस फ्री कन्वेक्शन से निकालनी है, एक दफा फोर्स कन्वेक्शन से। क्यों? क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया है, तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट आपको बता रहा है कि फोर्स कन्वेक्शन लगेगा। अब इसने ये भी साथ बोल दिया है also determine the average heat transfer coefficient for natural and forced convection for the above mentioned data। कोई वजह से इसने बोला है कि फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन का डेटा आप वैल्यू निकालें। वो क्यों निकालें वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो आपका अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? क्या करेंगे? अगर मुझे दोनों फ्री कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन लगाने ही है बाउंड्री लेयर थिकनेस के लिए, फ्री कन्वेक्शन की बात करते हैं। फ्री कन्वेक्शन कैसे निकालेंगे बाउंड्री लेयर थिकनेस? सर ग्रेशॉफ नंबर पहले निकालेंगे। हाँ, तो यानी सबसे पहले क्या किया आपने? ग्रेशॉफ नंबर का फॉर्मूला लगाएंगे, टी को रेसिप्रोकेट करके बीटा निकालेंगे। हाँ, और कितना आ रहा है ग्रेशॉफ नंबर? सर निकाल के चेक करें। चलो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा अगर निकालना पड़ेगा। मैंने ग्रेशॉफ नंबर सॉल्व किया हुआ है। एक सेकंड, क्वेश्चन सही भी पढ़ रहा हूं या नहीं, एक सेकंड रुकिए। ये है आपका, कहाँ सॉल्व किया है, 8.4 है ना? सही है। सबसे पहले वही करेंगे कि आपने बीटा निकाला वन फिल्म टेम्परेचर के ऊपर। आपकी जो बीटा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3.076 इंटू 10 टू द पावर -3। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ग्रेशॉफ नंबर निकालेंगे बाय द फॉर्मूला विच यू शुड नो, BG डेल्टा T L क्यूब अपॉन V स्क्वायर। आपने ग्रेशॉफ नंबर निकाला, आपका ग्रेशॉफ नंबर टोटल लेंथ पे निकल रहा है कितना, 2.138 इंटू 10 टू द पावर 8। ये वैल्यू क्या बता रही है, 2.318 इंटू 10 टू द पावर 8। फ्लो लैमिनार है, लैमिनर फ्लो है। देखें, आप दोनों तरीके से चेक करेंगे। आपको मालूम है ग्रेशॉफ नंबर बता रहा है कि लैमिनर फ्लो है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया ग्रेशॉफ नंबर ग्रेटर देन पावर 9 आएगा तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, लेस देन पावर 9 लैमिनर फ्लो। तो आपने लिख दिया सिंस ग्रेशॉफ नंबर इज लेस देन पावर 9 इट इज लैमिनर फ्लो। तो आपने इसको टेस्ट कर लिया फ्री कन्वेक्शन से। दूसरी चीज क्या है कि आपको इस सवाल के अंदर फोर्स कन्वेक्शन से भी बाउंड्री लेयर निकालनी है। तो आपने रेनॉल्ड्स नंबर लगाया। जब मैंने रेनॉल्ड नंबर लगाया म्यू एल अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मेरा रेनॉल्ड नंबर आ रहा है 9.505 इंटू 10 टू द पावर 4। ये क्या बता रहा है? वही लैमिनार फ्लो है। लैमिनर फ्लो, यानी कंफर्म हो गया है। कहने का मकसद ये है कि ग्रेशॉफ नंबर और रेनॉल्ड नंबर दोनों कंफर्म कर रहे हैं कि लैमिनर फ्लो है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ग्रेशॉफ नंबर टर्बुलेंट दिखाए और रेनॉल्ड नंबर लैमिनर दिखाए, या रेनॉल्ड नंबर लैमिनर दिखाए और ग्रेशॉफ नंबर टर्बुलेंट दिखाए। अगर ये हुआ तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है। तो सबसे पहला आपका टेस्ट है कि आप ग्रेशॉफ नंबर निकालो, आप रेनॉल्ड नंबर निकालो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्री कन्वेक्शन के लिए हमेशा सबसे पहले ग्रेशॉफ नंबर निकालो।
फोर्स कन्वेक्शन के लिए हमेशा सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकालो, आपने टेस्ट कर लिया। अब मैं बात कर रहा हूं थिकनेस फ्री कन्वेक्शन की। फ्री कन्वेक्शन की अगर थिकनेस मुझे कैलकुलेट करनी होती है तो कैसे कैलकुलेट करता हूं फ्री कन्वेक्शन की थिकनेस के लिए? फ्री कन्वेक्शन की थिकनेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो है ये वाला फॉर्मूला। आई एम हाईलाइटिंग इट जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस। वो एक ही फॉर्मूला है जो ये फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका x है, इसने आपको कुछ बोला ही नहीं है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर करो। तो आपका जो ग्रशॉफ नंबर है फॉर दिस केस इट इज लोकलाइज्ड। जितनी लेंथ थी उसी लेंथ के ऊपर निकालोगे। बिल फर्ज उसने कहा होता कि इतनी लेंथ है मगर इतना डिस्टेंस के ऊपर निकालो, तो आप वो डिस्टेंस डालते। क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला निकालोगे और आप अपनी थिकनेस निकाल दोगे। और इस हिसाब से मेरी जो थिकनेस आ रही है वो आ रही है 0.01747 मीटर। सही है, आ गई थिकनेस मेरी, कोई मसला नहीं है। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 क्या बोल रहा है? फाइंड द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट इट्स ट्रेलिंग एज। ये मैंने निकाल ली। दूसरा सवाल बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइंड द बाउंड्री लेयर थिकनेस। इसके लिए क्या करेंगे? चले, अब तो आपकी टिप्स पे होना चाहिए। सर उसका फॉर्मूला जो था नसल्ट नंबर वाला, अभी फोर्स मैं थिकनेस कन्वेक्शन की के बात लिए। कर रहा हूँ, थिकनेस की बात कर रहा हूँ। थिकनेस का नसल्ट नंबर से कोई रिलेशन नहीं है। ओके ओके। थिकनेस का 5x रिलेशन अपॉन वाला 5x वाला। क्यों? क्योंकि यहां पर इसने कोई प्रोफाइल नहीं बताया है। तो ब्लॉसियस का जो इक्वेशन था 5x अपॉन स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर x। रेनॉल्ड नंबर आप निकाल चुके हैं, आपको एक थिकनेस मिल जाएगी। और फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर आपको थिकनेस मिल रही है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -3। और फ्री कन्वेक्शन में आपको थिकनेस मिल रही है 0.017 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी 1 2 3। फोर्स कन्वेक्शन की थिकनेस है वो ग्रेटर है। फर्स्ट थिंग कि थिकनेस ग्रेटर आ रही है। अब आप सेकंड थिंग के ऊपर आ जाओ। सेकंड थिंग है ऑल्सो डिटरमिन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट सर फॉर नेचुरल। जी सर फोर्स कन्वेक्शन की ज्यादा है क्या? ज्यादा कैसे है? एक सेकंड, ज्यादा नहीं आ रही। 0 पॉइंट कितनी मेहनत आ कम रही है? होगी ना। फोर्स कन्वेक्शन की है 0 पॉइंट, एक सेकेंड ना, अगर इसको 0.15 मैं फोर्स। 3 से डिवाइड कर दूं, सॉरी कम आ रही है लैमिनर फ्लो के अंदर। मैं हाँ लैमिनर तो और उस पर जीरो टर्बुलेंट में ज्यादा है ना। कंफ्यूज हो गया, एक जीरो ज्यादा लग गया, सॉरी। अच्छा, पार्ट 2 के ऊपर देखें। पार्ट 2 क्या है? ऑल्सो डिटरमिन द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट फॉर नेचुरल एंड फोर्स कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, पहले नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगता है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट के लिए? नसल्ट नंबर वाला। नसल्ट नंबर का लगेगा। अब मैं आपको इतने सारे नसल्ट नंबर के फॉर्मूले दिखा दूं, कौन सा लगाएंगे बताएं? ये तो इतने सारे मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं ना फ्री कन्वेक्शन के लिए। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। सर इसमें जो ये वाला है, फर्स्ट सेकंड लास्ट जो है। आप बोलते हैं कि ये वाला लगाओ। नहीं था लास्ट वाला। सर देखो, सॉरी, एवरेज के लिए सर लास्ट वाला एवरेज एवरेज। बोला है उसने, एवरेज बोला है, इसीलिए ये लगाओगे। आपको दो क्लू मिल रहे हैं, आपको दो क्लू मिल रहे हैं। पहला क्लू है उसने एवरेज बोला है। दूसरा क्लू है इन फॉर्मूले को देखें, इसके अंदर ग्रशॉफ नंबर होल लेंथ के लिए है, ग्रशॉफ नंबर लोकलाइज्ड है। ये वाला जो है ये लोकलाइज्ड के लिए है। एवरेज बोला है तो ये गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको दोनों इक्वेशन गिवन होंगे, तो आप सिंपली ये वाला इक्वेशन लगा लोगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एच बार की वैल्यू मिल रही है 4.859। इसको बाद में आप बैठकर खुद सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ
टिप्स बता रहा हूं क्या करना है ताकि जल्दी जल्दी 3-4 न्यूमेरिकल हो जाएं। 4.859 आंसर आ रहा है। और फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, ये तो याद होना चाहिए जी। रेनॉल्ड नंबर आएगा, मगर फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, ये वाला फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। लैमिनर, सर वो 0.664 वाला। बस 0.664 वाला। मैं 0.664 क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लैमिनर फ्लो है। टर्बुलेंट फ्लो के नसल नंबर वाले फॉर्मूले में एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि आपको याद हो, मगर लैमिनर के जो दो होते हैं ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको याद हो, क्योंकि लैमिनर का 0.664 वाला हमेशा यूज होता है। तो जब मैंने ये इसको यूज किया तो मेरा एच बार की जो वैल्यू आ रही है वो 14 पॉइंट समथिंग आ रही है। कहने का मकसद ये कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ अ फोर्स्ड कन्वेक्शन इज ग्रेटर देन द हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ द फ्री कन्वेक्शन। और ये बात मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बोला था कि फोर्स्ड कन्वेक्शन का एच बार की वैल्यू बड़ी होगी फ्री कन्वेक्शन के निस्बतन। और यही आया है जब मैंने दोनों एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो फ्री कन्वेक्शन से मेरा आंसर 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फोर्स्ड कन्वेक्शन से मेरा आंसर 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। दैट इज ऑल यू नीडेड टू डू इन दिस क्वेश्चन। इसके बाद वाले पर आ जाएं। A vertical plate measuring blah 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 at 50 degree is composed at atmosphere is exposed to atmosphere at this। अब भी ये मुझे बोल रहा है कि दोनों चीजें करें। पहले ये बोल रहा है कंपेयर द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस प्लेट विद दैट विच वुड रिजल्ट ड्यू टू फोर्स कन्वेक्शन ऑफ द प्लेट। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्यू ढूंढना है फ्री कन्वेक्शन का और क्यू ढूंढना है फोर्स कन्वेक्शन का, यानी एच बार मुझे दोनों में ढूंढना पड़ेगा। एच बार ढूंढने के बाद मुझे क्यू ढूंढना पड़ेगा और क्यू के बाद मैं बता सकता हूं कि कितना इनका कंपैरिजन है। मगर इसने मुझे बताया हुआ है कि ओवर द प्लेट एट अ वेलोसिटी इक्वल टू ट्वाइस द मैक्सिमम वेलोसिटी विच वुड अकर इन द फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ है, ये सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, चलो ग्रेशॉफ सर नंबर, यू मैक्सिमम का फॉर्मूला। वो सर भी यू ढूंढूंगा, मैक्स। वो भी ढूंढूंगा। मगर चलो मैंने पहले ग्रेशॉफ नंबर निकाल दिया, मुझे यहां से आवाज आई थी कि ग्रेशॉफ नंबर की, तो अगर मेरे पास डेटा है मैंने पहले ग्रेशॉफ नंबर निकाल दिया। रेनॉल्ड नंबर मैं अभी निकाल नहीं सकता हूं क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम है, पर मैंने आपको कहा था कि एक गुड प्रैक्टिस है कि आप ग्रेशॉफ नंबर निकाल दो। आपका ग्रेशॉफ नंबर आ रहा है 2.949 इंटू 10⁻7। इसका क्या मतलब हुआ, लैमिनर फ्लो। चलो आपको अगर आपका ग्रेशॉफ नंबर मालूम है और आपको यह भी मालूम है कि ये लैमिनर फ्लो है, तो आप ऑटोमेटिकली एच बार की वैल्यू ढूंढ सकते हो। कैसे एच बार की वैल्यू ढूंढ सकते हो, ये वाला इक्वेशन 0.677 प्रांटल नंबर ग्रेशॉफ नंबर एल। आपको आपकी एच बार की वैल्यू मिल गई, एवरेज एच। जब आपको आपका एवरेज एच मिल गया तो आप क्यू ढूंढ सकते हो, बिल्कुल आप क्यू ढूंढ सकते हो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, जल्दी से फॉर्मूला बताएं। HADT। HADT। और इससे मेरा जो आंसर आ रहा है ये कहीं पर लिख लें, इससे जो मेरा आंसर आ रहा है तकरीबन 7.08 वॉट आ रहा है। ये हो गया मेरा फ्री कन्वेक्शन का किस्सा खत्म। मगर मुझे क्या ढूंढना था, मुझे फोर्स कन्वेक्शन ढूंढना था और फ्री कन्वेक्शन को फोर्स से कंपेयर करना था। मसला ये हो रहा है कि इस वक्त मैं रेनॉल्ड नंबर नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, मेरे पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है मगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है कि द वेलोसिटी इज ट्वाइस द मैक्सिमम वेलोसिटी विच एंटर्स द फ्री कन्वेक्शन बाउंड्री लेयर। तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा, सर यू मैक्सिमम का फॉर्मूला आपने पढ़ाया था ना फ्री कन्वेक्शन में। हाँ तो यू मैक्स, तो ये एक यू मैक्स का फॉर्मूला होता है, दिस वन 0.766 वाला फॉर्मूला कर कर एक्स बार। आपको एक्स का लीडिंग एज भी मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में 180 इंटू 10⁻³ दिया है। जब मैं यू मैक्स की वैल्यू ढूंढ रहा हूं तो यू मैक्स की वैल्यू आ रही है 0.2876। अगर यू मैक्स की वैल्यू 0.2876 आ रही है तो फोर्स कन्वेक्शन के यू की वैल्यू क्या आ रही है, इसका डबल आ रहा है। इसका डबल।
0.575। अब मुझे 0.575 मिल गया, अब मैं क्या ढूंढ सकता हूं? रोल नंबर। रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर मेरा कितना आ रहा है? 6.468 इंटू 10⁻3। ये क्या बता रहा है? लेमिनार। लैमिनर। और ये बताएगा लैमिनर, क्योंकि अगर फ्री कन्वेक्शन में लैमिनर था तो फोर्स सॉरी, अगर उसमें लैमिनर था कि ग्रशॉफ नंबर उसमें आ रहा है तो फ्री उसके साथ भी ये लैमिनर के अंदर आ रहा है, क्योंकि आपस में ये दो चीजों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि एक टर्ब्यूलेंट है एक लैमिनर है। एक वक्त में फ्लो एक के ऊपर ही ट्राई होगा। तो आपको मालूम है, आप सही कर रहे हैं, लैमिनर फ्लो आया है। आपने क्या ढूंढना है? एच बार ढूंढना है। एच बार के लिए कौन सा फॉर्मूला ढूंढेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे लैमिनर फ्लो के लिए? 0.664। 0.664 वाला। जब मैंने एच बार को सॉल्व किया और मैंने क्यू फाइंड आउट करा, अगेन वही चीज है, एच ए डेल्टा टी। जब मैंने क्यू फाइंड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 9.13 वॉट। अगेन देखें, फ्लो रेट फ्री कन्वेक्शन में 7 पॉइंट समथिंग आ रही है, फोर्स्ड कन्वेक्शन में 9 पॉइंट समथिंग आ रही है। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मैं फ्री कन्वेक्शन अपॉन फोर्स्ड करूंगा, यानी 7 डिवाइड बाय 9 करूंगा। 7 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 100, 77.5%। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री कन्वेक्शन के अंदर कंपेयर टू फोर्स्ड कन्वेक्शन only about 77% of the heat is being released। इतना यूजफुल है, फोर्स कन्वेक्शन की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर हो गई बात? सर ये जो आपने लास्ट लाइन रिपीट करी है, इस स्टेटमेंट वाली, ये फिर से रिपीट कर दें। मैंने सिर्फ कहा कि मेरी फ्री कन्वेक्शन की वैल्यू 7 आ रही थी, फोर्स कन्वेक्शन की वैल्यू 9 आ रही थी, मुझे दोनों को आपस में कंपेयर करना था। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने 7/9 कर दिया। 7/9 का मतलब ये है कि फ्री कन्वेक्शन जो है वो तकरीबन 77.5% फोर्स कन्वेक्शन के मुकाबले में एक्यूरेट है या वैल्यू दे रही है बेस्ड ऑन दीज कंडीशंस। यानी कहने का मकसद ये कि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एज वेल एज क्यू दोनों फोर्स्ड कन्वेक्शन का ज्यादा होता है, फ्री कन्वेक्शन का कम होता है। सिर्फ एक लाइन ये लिखनी थी। सर इसका मतलब ये नहीं हो कि हमारा फोर्स कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो 77% ज्यादा है फोर्स हीट ट्रांसफर इन फ्री कन्वेक्शन? एक सेकंड, पहली बात ये, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट नहीं, रेट की बात कर रहा हूं। हीट ट्रांसफर जी कोएफिशिएंट जो था वो एच था, ये मैंने क्यू जी की वैल्यू ढूंढी है। सर, हमारे क्यू की वैल्यू रिलेटिवली फ्री कन्वेक्शन से ज्यादा होगी ना? डेफिनेटली ज्यादा होगी। तो मतलब 77। अगर तो इस स्टेटमेंट फॉर्म दी जाए तो इस तरह दी जा सकती है कि हमारी 77% ज्यादा है हीट ट्रांसफर रेट फोर्स कन्वेक्शन में एज कम्पेयर टू फ्री कन्वेक्शन। 77.5% ज्यादा है, उसको भी लिख सकते हैं, वरना आप यूं भी लिख सकते हैं, इट इज 77.59% ऑफ द फोर्स कन्वेक्शन। ज्यादा है तो इसका रिवर्स नहीं होता कि 9/7 करता मैं, 9/7 ओके कर करता ना, 100% से ज्यादा होती कि इतनी परसेंटेज ज्यादा है। ये तो आप फ्री कन्वेक्शन को कंपेयर कर रहे हो ना। सही सही समझ आ गई आप सर। कह रहे हो, आप जो कह रहे हो फिर आपको यूं लिखना पड़ता 9 डिवाइडेड बाय 7, और उसका जो आंसर आता वो 100 से ज्यादा आता, तकरीबन 120% आता, फिर उससे आप कंपेयर करते। अगर आप फोर्स कन्वेक्शन को सर सब्जेक्ट लगाना चाह रहे हो, आप फ्री कन्वेक्शन को, मैंने यहाँ पर फ्री कन्वेक्शन को सब्जेक्ट बनाया है, तो ये न्यूमेरिकल भी हो गया। सही ये सारे एक जैसे समझ आ गई। न्यूमेरिकली, कोई इसमें मसला नहीं है। एग्जाम 8.10, a square plate this much by this is maintained at this, determine the boundary layer thickness of the trailing edge। बाउंड्री लेयर थिकनेस ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रशॉफ नंबर निकालना पड़ेगा। और आपका इसके अंदर जो ग्रशॉफ नंबर आ रहा है 8.10, 8.10 का आपका जो ग्रशॉफ नंबर आ रहा है वो आ रहा है 4.08 इंटू 10⁸ 8। अगेन इट इज फ्लो।
और अगर लैमिनर फ्लो हो रहा है तो लैमिनर फ्लो की बाउंड्री लेयर थिकनेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस। बिलफर्स अगर ये टर्बुलेंट आ जाता तो टर्बुलेंट के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता ग्रशॉफ नंबर के लिए। तो ये जरा देख लीजिएगा कि लैमिनर वैल्यू आ रही है या टर्बुलेंट आ रही है, क्योंकि लैमिनर आई है सिंपल फॉर्मूला। अगला पार्ट, कैलकुलेट द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट यूजिंग द रिलेशन। इसके अंदर इन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। इन्होंने आपको क्या रिस्ट्रिक्ट किया है कि हीट ट्रांसफर की जो कोएफिशिएंट है ना, वो आप सिर्फ ये वैल्यू यूज कर सकते हो। जो आपने पहले जो वैल्यूज यूज किए हैं ना, वो नहीं कर सकते कि आप उस तरह इसको यूज करो। तो फिर आप क्या करोगे इस फॉर्म के अंदर, कैसे ढूंढोगे? सर ग्रेशॉफ निकालेंगे, प्रांटल निकालेंगे, सर, दोनों का इससे प्रोडक्ट देखेंगे उसके बाद। नहीं, एक तो वो तरीका है, वो तो आप निकालोगे, मगर नसल्ट नंबर की जगह आप क्या लिख लोगे? HL/K। नसल्ट नंबर की जगह आप HL/K लिख लोगे ना, क्योंकि आपने क्या निकालना है? आपने एवरेज हीट ट्रांसफर निकालना है, यानी आपने H की वैल्यू निकालनी है, H बार। तो आप सिंपली H/L/K लिख दोगे। आपके पास K भी है, आपके पास L भी है। L क्या है आपका? 40 × 10⁻²। आपके पास K क्या है? K भी आपको गिवन है कहीं ना कहीं 0.03। आपके पास ग्रशॉफ नंबर है, आपने पहले निकाल लिया है। आपके पास प्रांटल नंबर है, आपने सब पुट कर दिया। आपको सिर्फ एक अननोन है, H बार। आ जाएगा H बार? जी। अच्छा, 8.11 के ऊपर आ जाएं। 8.11 के अंदर आपने क्या ढूंढना है? आपने ढूंढना है कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल हीट डिसिपेशन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ईच प्लेट। बोथ साइड्स ऑफ ईच प्लेट का मतलब है कि आपने उसका Q ढूंढना है। अगेन टेक्निक इज द सेम। सबसे पहले आप अपना ग्रशॉफ नंबर निकालें, और जब आप अपना ग्रशॉफ नंबर निकाल रहे हैं तो आपका ग्रशॉफ नंबर आ रहा है 9.35 × 10⁻15। इसका क्या मतलब हुआ? टर्बुलेंट है सर। सही है, पहली बात टर्बुलेंट है। आपको आपका ग्रशॉफ नंबर मिल गया। आपने क्या ढूंढना है? आपने ढूंढना है मैक्सिमम पॉसिबल हीट रेट। मैक्सिमम पॉसिबल हीट रेट निकलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलता है Q = HA∆T। मगर उस H को ढूंढने के लिए आपको, जैसे आपने ऊपर वाले पोर्शन में HL/K = किया था, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको H ढूंढना पड़ेगा। तो आपको वही करना पड़ेगा, HL/K = 0.13, ग्रशॉफ नंबर, प्रांटल नंबर 0.333। आपका जो H की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 34919 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, यानी तकरीबन 350,000 आ रही है, नहीं 35,000 आ रही है। मैं इसको Q = HA × 2∆T करूंगा, क्योंकि ये दोनों साइड के ऊपर है। मेरा जो Q का आंसर आ रहा है वो एक ह्यूज आंसर आ रहा है, 1.33 × 10⁸ वॉट। और यकीनन एक बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि इसका ग्रशॉफ नंबर बहुत हाई है। ये एक बहुत हाई स्केल के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ये काम हो रहा है, तो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। तो आपका Q आ रहा है 1.33 × 10⁸। आपने आराम से Q निकाल दिया। एक कैच है इस सवाल के अंदर। इस सवाल में एक कैच ये है कि अगर आप इससे प्रांटल नंबर निकाल रहे हो तो प्रांटल नंबर की वैल्यू बहुत छोटी आ रही है जब मैं Cp/μ/K लगा रहा हूं। जब मैंने Cp/μ/K लगाया तो मेरी जो प्रांटल नंबर की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0100। दैट इज पॉसिबल। तो मेरी प्रांटल नंबर की वैल्यू तकरीबन 0.01 है। एक चीज करना नहीं भूलिएगा कि Cp/μ/K करने से पहले आप क्या करेंगे? प्रांटल नंबर तो Cp, जी कन्वर्जन, किस चीज का कन्वर्जन? विस्कोसिटी का सर, डायनेमिक विस्कोसिटी का। ये देखें, ये kg/m है, इसको आपने सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर सेकंड में।
उसके बगैर ये काम नहीं होगा इसका। तो बच्चे जल्दी के अंदर क्या करते हैं कि मीटर आवर को ही वो ले जाते हैं, फिर आंसर गलत आते हैं। तो अपने यूनिट प्लीज देख लीजिएगा। मगर मुझे क्या शायद कल परसों किसी ने पूछा था कि, क्योंकि ये वाला इसके मिलता जुलता सवाल में असाइनमेंट में दिया है, तो किसी ने मुझसे ये पूछा, बहुत कम आ रहा है, 0.097 की वैल्यू 0.01 आपको काइनेमेटिक ग्रेशॉफ का दूसरा फॉर्म भी होता है, ग्रेशॉफ नंबर अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी स्क्वायर है। You know that kinetic viscosity is dynamic viscosity upon density। डेंसिटी भी है। दो स्क्वायर एक फॉर्म होता है अंदर डायनेमिक विस्कोसिटी स्क्वायर होता है, और डायनेमिक विस्कोसिटी स्क्वायर होता है में ऊपर डेंसिटी भी मल्टीप्लाई तो नंबर निकल जाए। और ये डेंसिटी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो आप काइनेमेटिक विस्कोसिटी दोनों फॉर्मूले चलते, दोनों 13 हीट यानी वही चीज यूनिट क्यू। प्लीज इस सवाल के अंदर गलती नहीं कीजिएगा। गलती से मुराद क्या, किसी का माइक है, गलती से मुराद ये कि इसको सॉल्व सही तरीके से कीजिएगा। पहले 0.492 अपॉन प्रांटल नंबर सॉल्व कीजिएगा, इसका 0.16 ले लीजिएगा, उसके अंदर 1 को ऐड कीजिएगा, 1 को जब ऐड कर दिया उसके बाद ये बाहर वाला पावर यूज कीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा कि पहले कीजिएगा 0.387
नंबर इनटू रैले नंबर 1/6। जब इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो पहले आप इसको और इसको डिवाइड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू बॉडमस, तो डिवाइड कीजिएगा, आपको कोई आंसर मिलेगा। उस आंसर के अंदर ये 0.825 ऐड होगा। जब आपने ये 0.825 इसमें ऐड कर दिया, फिर आखिर में उस पूरे सम का आप स्क्वायर करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको फॉलो कीजिएगा, अपनी मर्जी से ये नहीं कीजिएगा कि 0.825 को आपने पहले स्क्वायर कर दिया और यहां से इसको ऐड कर दिया। फॉलो द रूल्स ऑफ बॉडमस, किस तरह सॉल्व करते हैं। सो दैट इज ऑल इन फ्री कन्वेक्शन। एनी क्वेश्चन? सर एक चीज बताएं क्वेश्चन में। पूछो। सर ये जो आपने स्लाइड लगाई थी वापस लगाएगा, ये वाली स्लाइड। हाँ सर इसमें जो दो लास्ट के फॉर्मूला हैं, ये दोनों, और ये जो ऊपर लैमिनार फ्लो टर्बुलेंट फ्लो के फॉर्मूला है, इनमें डिफरेंस क्या है सर? दो फॉर्मूले इधर हमारे पास लैमिनार के, दो हमारे पास टर्बुलेंट के हैं। डिफरेंस ये है कि हर चीज के अंदर कोई ना कोई इंप्रूवमेंट की जाती है। ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म चर्चिल ने ये कहा कि नहीं, इन फॉर्मूले से हम इवॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूले इतने एक्यूरेट नहीं है, तो हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे मीन फिल्म टेम्परेचर के लिए। तो अगर मेरा जो डेटा है जो मीन फिल्म टेम्परेचर के लिए है TS + TF/2, तो हम ये फॉर्मूले लगाएंगे। तो इसीलिए जब आपने मीन फिल्म टेम्परेचर पे लिया तो ये वाले कोरिलेशंस लगते हैं। जैसे फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर भी दो कोरिलेशन हमने लगाए थे, फॉर्मूला कुछ और था मगर नीचे कोई कोरिलेशन थे। शायद आपका एक असाइनमेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर भी किसी कोरिलेशन का नाम पूछा है, मैं बंदे का नाम भूल गया हूं जिसने कोरिलेशन बनाया था। क्या नाम था उसका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मगर मैं आपको वो स्लाइड दिखा देता हूँ। हाँ, कॉल्बर्न ने भी तो अपने दो कोरिलेशन बनाए थे ना ऊपर वाले फॉर्मूले से। तो अगर आपको सॉल्व करना पड़ गया और आपको चर्चिल यूज करना पड़ गया तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेस्टेड हैं और टेस्टेड से इनका जो आंसर था वो ज्यादा एक्यूरेट आ रहा था। तो इसीलिए फ्लो इन वर्टिकल प्लेट्स एंड सिलेंडर्स के लिए ये यूज होते थे। देखें, हर चीज का एक फॉर्मूला होता है मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको इंप्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने थर्मो 1 पढ़ा था, सबसे पहले वांडर वाल ने अपना इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया था, उसको इंप्रूव किया था आरके ने, उसको इंप्रूव किया था एसआरके ने, सबसे अच्छा उसी के पैरामीटर्स के ऊपर था पेंग रॉबिन्सन। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूवमेंट आती है। तो ये फर्क है दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो सर हम थ्रू आउट द कोर्स ये दोनों फॉर्मूले यूज करने वाले हैं और ऊपर वाले दोनों फॉर्मूलाज को नेग्लेक्ट रखेंगे? डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको डेटा के अंदर ये दोनों फॉर्मूले दूं ही नहीं और सिर्फ ये फॉर्मूले दे दूं तो आप क्या करेंगे? फिर ये यूज करेंगे। ये यूज करेंगे। एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं आपको मैं आपको ये चारों फॉर्मूले दे दूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बाय यूजिंग चर्चिल कोरिलेशंस, फिर आप ये यूज करेंगे। ओके सर। और मुझे फैक्टर लग रहा है, दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन। ये इंपॉर्टेंट लाइन बता रही है कि आप इसको ये वाले फॉर्मूले यूज कर रहे हैं। आई थिंक इधर जो है यहां पर ये या तो ये लाइन यूज होगी नहीं, वरना ये कहीं ना कहीं मेंशन होता। और क्योंकि आपने अपनी तमाम फ्लूइड प्रॉपर्टीज मीन फिल्टर पे निकाली हैं, चर्चिल रेकमेंडेड द फॉलोइंग कोरिलेशन। मैंने आपको सिर्फ चर्चिल की कोरिलेशन दे दी है। अगर आप डेटा बुक में देखेंगे तो इसकी पूरी एक डेरिवेशन है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, आपके पास टाइम है, तो बी माई गेस्ट। मैंने आपको सिर्फ काम की चीज बता दी। विद दैट आई हैव फिनिश्ड फ्री कन्वेक्शन। आज के बाद मुझसे कोई फ्री कन्वेक्शन या फोर्स कन्वेक्शन के बारे में कुछ नहीं पूछे। मैं खुद इससे थक गया हूं, फ्री और फोर्स कन्वेक्शन से। सर जी सर, न्यूमेरिकल से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमसे जो चीज़ें पूछी हैं वो फोर्स कन्वेक्शन में हैं या फ्री कन्वेक्शन में? बड़ा अच्छा सवाल है।
ये सवाल मैंने शुरू में ही इसका जवाब दिया था। अगर न्यूमेरिकल के अंदर आपको डेटा वेलोसिटी का दिया हुआ है तो आपको हिंट मिल जाती है कि फोर्स कन्वेक्शन की है, या तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट बोला गया होगा कि फोर्स या फ्री कन्वेक्शन निकालो, या आपको वेलोसिटी दी हो गई, या आपको कोई रिलेशन दी गई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये तमाम सवाल देखें, यहां पर आपको इन्होंने रिलेशन दी हुई है, नसल्ट नंबर इज इक्वल टू दिस। ये आपको बता रहा है कि यहां पर फ्री कन्वेक्शन होगा क्योंकि ग्रशॉफ नंबर है, या आपके क्वेश्चन में यू मैक्स होगा। अगर यू मैक्स है तो आपको मालूम है कि भाई वो फ्री कन्वेक्शन है। मगर अगर वो बोले कि फोर्स कन्वेक्शन भी हो रहा है जो डबल या ट्रिपल स्पीड के ऊपर है, तब फोर्स कन्वेक्शन है। और फर्ज करें कि आपके पास इतना डेटा है कि आप जज ही नहीं कर सकते कि फ्री कन्वेक्शन है या फोर्स कन्वेक्शन है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा या सेकंड पार्ट होगा, पार्ट वाइज आप उसमें जज कर पाएंगे। कैसे? मैं कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन के अंदर लिख कर दूंगा, या कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोई ना कोई हिंट होगी कि ये फ्री कन्वेक्शन का है या फोर्स कन्वेक्शन का सवाल है। सही है? ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास हिंट नहीं हो। डेटा वाइज आपको मालूम होगा या आपको कहीं ना कहीं बताया जाएगा। ऐसा ऐसा कोई सवाल नहीं है, अभी तक जितने आपने सवाल देखे हैं ऐसा कोई सवाल नहीं है जिधर आपको कोई डाउट हो रही है कि फ्री है या फोर्स्ड है। हाँ, डाउट इसमें हो सकती है कि लैमिनर है या टर्बुलेंट है, इसमें डाउट हो सकती है, मगर इसमें डाउट नहीं होगी कि फ्री या फोर्स। कौन सी? इसकी बात? हाँ, क्या बोल रहे हो? U1? हाँ, ऑब्वियस सी बात है गिवन होगा यूएक्स। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको गिवन नहीं हो। मगर यूजुअली क्या होता है कि ये फॉर्मूला जो होता है ये ऑब्सोलीट है। ये जो दूसरा फॉर्मूला बना है 0.766 वाला, ये इस सब को इनकॉर्पोरेट कर कर बना है। तो यूजुअली यूजुअली ये फॉर्मूला यूज होता है, यूजुअली। क्योंकि अगर मैं आपको, हाँ बोलो। मैंने कब कहा ये मैंने नहीं कहा कि ये यूज करेंगे, मैंने कोई और चीज के लिए कहा। हाँ, मैंने आपको ये कहा था कि अगर ये दोनों इक्वेशन में छुपा लूं, ये चर्चिल वाले दोनों छुपा लूं, तो जब चर्चिल वाले हैं ही नहीं तो आप क्या यूज करेंगे? आपको ये यूज करने पड़ेंगे ना। मैंने ये कहा था, मेरे वर्ड्स को मैनिपुलेट नहीं करें कि मैंने ये कहा था। मैंने ये जरूर कहा था कि अगर गिवन नहीं है तब यूज करेंगे। सही है? तो फ्री कन्वेक्शन इज डन। सर एक चीज बताएं। यार मुझे 10 मिनट 15 मिनट रेडिएशन करना है, जल्दी बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 1 लगाइएगा न्यूमेरिकल का प्लीज, स्लाइड पर। यार ज्यादा मसला है, बाद में पूछ लेना क्या मसला क्या है, क्योंकि मैंने स्लाइड बंद कर दी है। चलिए सही है सर, रहने दें, बाद में सही है, मुझे चैट पे पूछ लूंगा। मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा जो मसला होगा, मैं कर दूंगा क्लियर। बाकियों को अगर समझ आ गया है तो मैं आपको बता दूंगा, मैसेज कर देना मुझे। ओके सर। इंट्रोडक्शन ही दूंगा, मैं कोशिश करूंगा जितना फास्ट मैं कर सकता हूं मैं कर लूं। रेडिएशन में ज्यादा कुछ नहीं है समझने का, probably easiest है रेडिएशन। Radiation. What is radiation? Radiation is a mode of heat transfer in which energy is transformed across a system boundary by means of magnetism. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं जो आपकी मैडम ने आपको शुरू में बताए होंगे: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन में क्या फर्क होता है कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के अंदर आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे। कंडक्शन के अंदर कांटेक्ट चाहिए, कन्वेक्शन के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड चाहिए। अभी मैंने आपको फ्री कन्वेक्शन, फोर्स कन्वेक्शन दिखाया है,
हर सवाल में कोई ना कोई फ्लूइड प्रेजेंट है, या तो वो फ्लूइड गैस है इन द फॉर्म ऑफ एयर, या तो वो फ्लूइड कोई ना कोई ऑयल है इन द फॉर्म ऑफ कैस्टर ऑयल या सम अदर ऑयल, या तो वो रिएक्टर फ्लूइड है जैसे अभी बिस्मथ फ्लूइड करवाया था, या वाटर है। तो आइदर वे अ मीडियम इज रिक्वायर्ड। रेडिएशन में इट इज जस्ट सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। This is due, and why is radiation caused? Radiation is caused due to a temperature difference between the bodies. ये आपको मालूम होना चाहिए कि तीनों हीट ट्रांसफर मोड्स, चाहे कंडक्शन हो या कन्वेक्शन हो या रेडिएशन हो, हीट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड इफ देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। कंडक्शन के अंदर फोरियर्स लॉ के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है, कन्वेक्शन के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस है। इसी तरह रेडिएशन बिटवीन टू बॉडीज एक टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर आपका टेम्परेचर यूनिफॉर्म है या आइसोथर्मल कंडीशंस हैं तो रेडिएशन नहीं हो सकता। द कंडीशन इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ये मैंने आपको बता दिया, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड एंड हीट कैन फ्लो थ्रू एम्प्टी स्पेसेस या वैक्यूम। दैट इज वन प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, दैट हीट कैन फ्लो इन वैक्यूम, which is not possible in conduction as well as convection. Why is radiation different from other modes of heat transfer? Conduction and convection ये वाले हैं, radiation ये side है। Conduction and convection, heat transfer takes place only in the presence of a medium. कोई ना कोई medium होगा तो heat transfer होगा। Radiation does not require medium, often can be in a vacuum. Number 2, conduction and convection varies as a temperature difference of the first power. ये मैं आपको बताऊंगा क्या है अगली स्लाइड में। रेडिएशन क्या होता है? द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर बेस्ड ऑन द फोर्थ पावर। ये याद रख लीजिएगा कि कंडक्शन या कन्वेक्शन दोनों जो हैं वो फर्स्ट पावर के ऊपर डील करते हैं, रेडिएशन जो होता है वो फोर्थ पावर के ऊपर डील करेगा। कंडक्शन और कन्वेक्शन निस्बतन रेडिएशन के बहुत स्लो प्रोसेसेस हैं, रेडिएशन फास्ट हैं। रेडिएशन के अंदर आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होंगे, यानी लाइट के जो लॉज होते हैं ना, बिकॉज रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लाइट उसके अंदर आ जाती है, तो लाइट के जो लॉज होते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट यानी रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ये जो तमाम लॉज होते हैं ये रेडिएशन में पाए जाएंगे, मगर ये ना कंडक्शन में होंगे ना कन्वेक्शन में होंगे। ये इनका डिफरेंस था। पहले मैं लाइट की बात करूं, फर्ज करें अगर रेडिएशन आपकी यूवी लाइट से आ रही है, सन से आ रही है, अर्थ जो है वो आपकी बॉडी है जहां पर आपकी रे स्ट्राइक कर रहे हैं। ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। सन का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, अर्थ का टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस रेडिएशन टेक्स प्लेस। इफ रेडिएशन टेक्स प्लेस एंड लाइट कम फ्रॉम द सन, so electromagnetic waves come from the sun, you can look over here that this light is reflected, goes over here and then it comes back after reflecting. So this clearly proves that radiation के अंदर आपके पास light के laws होते हैं, reflection और refraction होते हैं। That is the first picture. The second picture is showing the three forms of heat transfer: convection, conduction, radiation. Conduction की बात करें, Fourier's law of conduction, आप यहां पर देखें डेल्टा टी है, टी का कोई पावर नहीं है, टी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, टी पे क्यूब नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल टी है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस। दैट इज व्हाई कंडक्शन इज फर्स्ट पावर। कन्वेक्शन में भी देखें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एच और टेम्परेचर डिफरेंस होता है टी सरफेस माइनस द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो यहां भी देखें टी का पावर 1 है, यहां पर टी का पावर 1 है, हेंस कन्वेक्शन इज ऑल्सो फर्स्ट पावर। जब आप रेडिएशन की बात करते हैं तो रेडिएशन के क्यू की बात देखें, यहां पर एक कांस्टेंट आता है सिग्मा, ये स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। बट लुक एट द टेम्परेचर डिफरेंस, टी एस जो है वो भी पावर 4 में है, और जो सेकेंड टेम्परेचर है टेम्परेचर डिफरेंस वो भी पावर 4 के अंदर है। इन शॉर्ट जो एमिसिविटी ऑफ रेडिएशन होती है
that the general formula is emissivity is equal to Stephen-Boltzmann constant, emission power is Stephen-Boltzmann constant multiplied by emissivity multiplied by area T पावर 4। ये देखें जहां जहां आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके पास रेडिएशन के अंदर T पावर 4 होगा। दिस इज व्हाई रेडिएशन इज फॉर अ फोर्थ पावर whereas conduction and convection is in the first power. That is a fundamental difference. Second thing आपको ये मालूम होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं और लास्ट टाइम ये हुई थी 1-8 बैच में हुआ था। मैं आपको डे 1 पे बता रहा हूं कि रेडिएशन का जो क्वेश्चन होगा चेंज योर टेम्परेचर इनटू केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के अंदर आप रेडिएशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। जब आप कार्नेट साइकिल सॉल्व कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो आपको चाहे आपका टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया जाए, रैंकाइन में दिया जाए, सेल्सियस में दिया जाए, ये गलती नहीं कीजिएगा कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। केल्विन में कन्वर्ट करना लाजमी है, वरना आप रेडिएशन के लॉज नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो केल्विन को इनकॉर्पोरेट करता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अंदर सी की जगह नहीं है। मैंने 1-8 में दिया था, 10 नंबर का सवाल था। टॉप स्टूडेंट, वन ऑफ माय टॉप स्टूडेंट्स मेड दिस मिस्टेक के सेल्सियस को केल्विन में नहीं कन्वर्ट किया and then said कि मेरे सारे फॉर्मूला सही हैं, give me half the marks. No, irrespective आपके फॉर्मूला सारे सही हैं, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है कि आपका टेम्परेचर ये होना चाहिए केल्विन के अंदर, इसका मतलब आपने रेडिएशन अंडरस्टैंड नहीं किया है, स्ट्रेट अवे 0 दिया था। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। और 1-8 के अंदर सिर्फ 2 बच्चों ने ये गलती की थी। तो आप लोग भी इसको दिमाग में रख लें कि रेडिएशन की बात करेंगे तो इट विल ऑलवेज बी केल्विन। इसके ऊपर दोबारा आर्ग्यूमेंट नहीं होगी कि मैंने डिग्री में किया, मैंने फ़ारेनहाइट में किया। चलें, यूजेस ऑफ रेडिएशन कहाँ होते हैं? रेडिएशन इज यूज्ड इन फर्नेसेस। फर्नेस आप देखेंगे और अगला आपका सेमेस्टर में एक कोर्स भी आएगा फ्यूल एंड एनर्जी, उसके अंदर आप फर्नेसेस देखेंगे। फर्नेसेस टेम्परेचर डिफरेंस होता है उसके अंदर। सीपीटी, आई डोंट नो इफ यू स्टडीड सीपीटी एज येट, या अगली दफा पढ़ेंगे। हैव यू स्टडीड केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी? नो। पढ़ा है? नो सर। तो फिर ये 5th का होगा। तो खैर, फर्नेसेस आप उसमें देखेंगे, कंबशन चेम्बर्स में देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में रेडिएशन होता है। एंड लास्टली द मेन फॉर्म ऑफ रेडिएशन इज सोलर एनर्जी ऑन द अर्थ। जो आपकी एनर्जी सन देता है अर्थ के ऊपर, वो भी एक रेडिएशन का सोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द एनर्जी विच इज रिलीज बाय रेडिएटिंग सरफेस इज नॉट कंटिन्यूअस। ये आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा, क्लास 10 में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। एनर्जी जो आपकी आती है रेडिएशन सरफेस की, वो कंटिन्यूअस नहीं होती है। वो किस फॉर्म में होती है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि एनर्जी इज ट्रैवलिंग इन पैकेट्स, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते थे? पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम बोलते थे फोटॉन्स। तो एनर्जी ट्रैवल्स इन फोटॉन। तो फोटोन क्या होता है? अ फोटोन इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। व्हाट डू आई मीन बाय डिस्क्रीट? डिस्क्रीट का मतलब है कि ये क्वांटिटी इसकी हो सकती है और ये मेजर्ड हो सकती है, डिस्क्रीट हो गई है, आप इसको क्वांटिटी दे सकते हैं। फोटोन जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइट भी है। फोटोन इज कंसिडर्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइट, and you also know that photons in motion always travel in the vacuum at a constant speed of light, and the speed of light is 2.998 into 10 to the power meter per second. In other words, अगर आप इसको 3 into 10 to the power 8 लिखेंगे, वो भी सही कंसिडर किया जाएगा। कुछ कांस्टेंट हैं जिसकी वैल्यू मैं आपको दूंगा नहीं। दिस इज वन ऑफ दोज कांस्टेंट। यू शुड नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट c इज 3 into 10 to the power 8। हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। कोई ऐसे कांस्टेंट हो गए जो याद करने मुश्किल हैं, बोल्ट्जमैन हो गया,
प्लैंक्स हो गया, ये कांस्टेंट आपको प्रोवाइडेड किए हो जाएंगे, मगर स्पीड ऑफ लाइट इज अ नो नो। स्टॉप, कुछ नहीं है, जल्दी हो जाएंगी ये स्लाइडें, रिवीजन ही है। referred to as the speed of light denoted by c. Photons are transmitted through space as rays. आपको ये भी मालूम है जो भी फोटॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं स्पेस एज रेज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में हमें हमारे पास ट्रांसफर होते हैं। द मूवमेंट ऑफ द स्वॉर्म ऑफ फोटोन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फोटॉन्स, as I mentioned, traveled at the speed of light in straight paths with unchanged frequencies. यानी अगर आपकी लाइट डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, अगर विजिबल लाइट है, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, गैमा रे है, एक्स रे है, उस पर्टिकुलर जोन के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। मगर अगर एक्स रे से गैमा रे में जा रही है या इंफ्रारेड में आ रही है, देन डेफिनेटली द फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू चेंज। सो if it's traveling in that specific zone, the frequency is not being changed. As the photon will approach the receiving surface of the wave, motion is reconverted into thermal energy. आपकी जो photon है, that hits the earth या surface. When it hits the surface, your electromagnetic energy converts into heat energy, जिसको हम thermal energy बोलते हैं। और ये thermal energy क्या होती है? ये thermal energy partially absorb हो जाती है, पार्शली रिफ्लेक्ट हो जाती है, पार्शली ट्रांसमिट हो जाती है। एब्जॉर्ब का मतलब हीट अपने अंदर इसने ले ली, रिफ्लेक्ट का मतलब इसने दूसरी तरफ उसको रिबाउंड कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तीसरा होता है ट्रांसमिट, ये उसके थ्रू पास हो गई। इसीलिए रेडिएशन फॉलोज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहां पर आप देखें वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशन इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड हो रही है। सो द अदर टू modes of heat transfer is not following laws of reflection. Magnitude of each fraction will depend upon the nature of the surface. इसकी जो बात है कि ब्लैक बॉडी क्या होती है, ओपेक बॉडी क्या होती है, व्हाइट बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी क्या होती है, ये मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। मगर ये जो चीज है कि ब्लैक बॉडी, ओपेक बॉडी, व्हाइट बॉडी, ग्रे बॉडी, ये किस पे डिपेंड करती है? ये इस पे डिपेंड करेगी कि कितनी वैल्यू एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है, कितनी वैल्यू ट्रांसमिट हो रही है। और यही चीज मैंने यहां लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फ्रैक्शन विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस विच रिसीव्स द थर्मल रेडिएशन, यानी कितना वो थर्मल रेडिएशन रिसीव कर रही है और वो क्या चीज किस तरह एक्ट कर रही है, उससे हम डिटरमिन करेंगे कि फला बॉडी इज अ ब्लैक बॉडी, फला बॉडी इज अ ओपेक बॉडी, फला बॉडी इज अ व्हाइट बॉडी। All types of electromagnetic waves are classified in terms of wavelength. जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, वेवलेंथ के ऊपर क्लासिफाई होती हैं। वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी आर कनेक्टेड फ्रॉम दिस वेरी वेल नोन फॉर्मूला, C is equal to lambda f. C तो आपका चेंज नहीं हो सकता बिकॉज C is constant. तो इनका क्या रिलेशन हो गया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका मतलब ये हुआ कि जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसकी जो एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी है वो कम है, जिसकी वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो आपको जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मालूम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेडियो वेव्स होती हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेडियो वेव्स का। तो उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे कम होगी। इसीलिए रेडियो वेव्स हैव द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। इसको जब आप कंपेयर करें विद एक्स रेज, एक्स रे से जब कंपेयर करते हैं तो एक्स रे की वेवलेंथ शॉर्ट होती है 10 to the power -11-12 मीटर के ऊपर होती है, और इसी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीमली हाई होती है 10 to the power 14-15। इसीलिए एक्सरेज डायरेक्ट नहीं हम एक्सरेज को देखते हैं। जब हम अपना एक्सरे भी करवाते हैं, द आईज आर हिडन बिकॉज वी कैन नॉट टेक दैट एनर्जी, इट इज डैमेजिंग फॉर आवर आईज, इट इज डैमेजिंग फॉर आवर बॉडी। एक्सरे और गामा रे रेडिएशन ये कराना बहुत रिस्की है क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर रेडिएशंस हो सकते हैं।
तो इसीलिए आपको ये मालूम होना चाहिए योर वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। जितनी वेवलेंथ ज्यादा होगी उतनी आपकी एनर्जी कम होगी। दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमारे जो काम का स्पेक्ट्रम है, हमारे काम का स्पेक्ट्रम द पावर 7 -7 तक है। वी आर इंटरेस्टेड इन इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट, यानी 10 टू द पावर -7 टू 10 टू द पावर -4, ये हमारे काम का स्पेक्ट्रम है फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। इस कोर्स के अंदर रेड लाइट, वायलेट लाइट, यूवी लाइट, ये सब विजिबल लाइट, ये सब इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं। तो आप ये याद रखिएगा, वैसे तो वी शुड नो ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स ओनली 10 टू द पावर -4 टिल 10 टू द पावर -7। इसीलिए, और ये जो चीज होती है ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम होती है, जो आप कलर्स की जिसकी बात करते हैं, विच फॉल्स इन दिस रीजन बिटवीन द इंफ्रारेड and the UV light. Last two slides of the day. The emission of thermal radiation is 10 to the power -7 to 10 to the power -4. ये मैंने आपको बताया है कि this is our most important region. It depend, और ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा upon the nature, the temperature and the state of the emitting surface. यानी आपका नेचर क्या है? ओपेक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, कौन सी बॉडी है? आपका टेम्परेचर कितना है और आपका स्टेट कितना है इमिटिंग सरफेस का, वो कितना उसको एमिट कर सकता है। गैसेस अगर हो तो गैसेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ जाता है। इन द केस ऑफ गैसेस, डिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ द इमिटिंग लेयर एज वेल एज द गैस प्रेशर। जब भी आप गैसेस को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो भूलिएगा नहीं कि गैस प्रेशर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो गैस प्रेशर कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। Thermal radiations exhibit characteristics similar to those of visible light and follow optical laws. शुरू से मैं यही बोल रहा हूं कि थर्मल रेडिएशन वो फिजिकल लाइट के लॉज जो हैं वो फॉलो करती है। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइट जैसे वन ऑफ द वेव्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरह, इसी तरह ये भी आती हैं, रेडिएशन भी उसी क्राइटेरिया में आती है। So they can be reflected, refracted, diffracted, absorbed, scattered when they pass through a media. जब भी ये कोई मीडिया से पास होंगी, या तो ये रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी, स्कैटर होंगी, तमाम चीजें ये हो सकती हैं। रेडिएशन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। और आपका रेट ऑफ इमिशन है रेडिएशन का, कि कितना आपका इमिशन हो रहा है रेडिएशन बॉडी का, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर, नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर और वेवलेंथ ऑफ द सरफेस के ऊपर। और क्योंकि वो वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ऑटोमेटिकली वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगा। यानी वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उस वेवलेंथ के ऊपर कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। एंड फ्रीक्वेंसी का जो दूसरा नाम है वो एनर्जी है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बॉडी है वो उतनी से और उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी है। दैट इज ऑल, आई विल स्टॉप ओवर हियर। क्या मतलब पूछेंगे क्या यार? अब मैं, ये कैसा सवाल है, किस तरह याद करना है? अब मैं 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा तो फिर आपको आइडिया होगा। वैसे न्यूमेरिकल भी आता है, यूजुअली मैं न्यूमेरिकल देता हूँ, थ्योरी कम ही आती है, मगर पिछले 2-3 साल से थ्योरी थोड़ी बहुत मैं थ्योरी दे देता हूँ। मगर ये सवाल के मैं दूंगा क्या, ये थोड़ी बता सकता हूँ मैं क्या दूंगा। सही है? अच्छा सर आप एक सेकंड बोलें, आप पहले बोलें। सर वो असाइनमेंट जमा करवाया था फर्स्ट वाला सर, उसके अंदर जो मेरा नाम था वही 77 नाम था, तो जब उन्होंने वो अपना वाला डाला तो मेरी वाली फाइल एंड हो गई। यार ये मुझे पीएम के अंदर बात करना। अच्छा, और कोई सवाल? तो आई गेस समझ आ गई है। अब बैक टू द मेन थिंग। द मेन थिंग इज कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, इनफैक्ट प्रोबेबली नहीं 100%, नेक्स्ट वीक इज माई लास्ट क्लास विथ यू। तो नेक्स्ट वीक के बाद हमारी मुलाकात होगी क्या नाम है, फाइनल एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट वीक में आपको कंप्लीट करूंगा और एक रेडिएशन का असाइनमेंट दे दूंगा। दैट इज माय पोर्शन डन। उसके बाद आपके पास कौन सी मैडम आए ये मुझे
फिलहाल नहीं मालूम है। मैडम सादिया हो, मैडम अस्का हो, वो उनका मसला है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो खत्म हो गई है, और एग्जाम में 50 नंबर में से 20 नंबर मेरे पास होंगे। उस 20 नंबर के अंदर से कन्वेक्शन आएगा, कन्वेक्शन आ सकता है, डायमेंशनलेस एनालिसिस आ सकता है, रेडिएशन आ सकता है। ये मेरा पोर्शन था। सेकेंडली, दिस माइट प्रोबेबली बी द लास्ट टाइम आई एम टीचिंग यू। जो अगली वीक है, उसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि हो सकता है मुझे अगली दफा फ्यूल एंड एनर्जी का कोर्स ना मिले, क्योंकि पुराने वाले रिजल्ट को इतने अच्छे नहीं थे। जिनको इन्होंने सप्ली देनी होती है, कुछ ना कुछ करते हैं, तो यूजली टीचर्स शफल हो जाते हैं। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि मे बी आफ्टर नेक्स्ट ईयर आई माइट नॉट बी इन दाऊद, और मैं वापस तब आऊंगा जब आप लोग ग्रेजुएट हो चुके होंगे, तो इसके भी चांसेस ज्यादा हैं। तो ऑफिशियली आई थिंक इसके बाद मैं आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ा दिया, अगर मुझे फ्यूल एंड एनर्जी दे दी, तो आधा सेमेस्टर पढ़ाऊंगा, आधा सेमेस्टर मोस्ट प्रोबेबली नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि सर अगर मैं सर एक सेकेंड, सर अगर मैं सर हम दुआ अगर करेंगे मैं आप चले जाएं। हाँ, आपसे यही उम्मीद है। उससे सर पहले हम अपना दुआ हीट करेंगे आपकी कामयाबी के लिए सर। उससे पहले अपना सब्जेक्ट पास कर लीजिएगा। खैर, अभी मजाक की बातें नहीं करें, सीरियस मैं बात कर रहा हूं। तो अगर मैं खुद अगली दफा कोई कोर्स लेना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि चांसेस हैं मैं निकल रहा हूं, चांसेस। तो ये लास्ट टाइम है। कोशिश कीजिएगा कि अपना हीट ट्रांसफर एग्जाम सप्ली ना लें, क्योंकि अगर सप्ली लेंगे तो फिर बहुत मसले में होंगे। क्योंकि फिर जो अगला बंदा आएगा वो अपनी हिसाब से पढ़ाएगा, वो करेगा। तो कोशिश करें निकल जाएं। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। क्योंकि अगर एक बंदा जाता है बाहर, तो वो 3 साल से पहले नहीं आता है, और जब तक मैं आऊंगा ये वाला बैच पास आउट हो जाएगा। हो सकता है 2020 भी पास आउट हो जाए, तो मेरे पास प्योरली ऐसे लोग होंगे जिनको मैं जानता नहीं हूं। सर आप किस फॉरेन कंट्री जाएंगे? यार, मैं अप्लाई किया हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी मैं प्रोसेस में हूँ। हो सकता है मैं पाकिस्तान में ही रहूं, मगर मैं स्टडी लीव पे चला जाऊं। पाकिस्तान में भी यूनिवर्सिटीज हैं। लाजमी नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर जा रहा हूं। मैंने कहा कि मैं यूनिवर्सिटी से लीव पे जा रहा हूं, तो मैं आउट ऑफ सिटी भी जा सकता हूं। मगर ये है कि चांस, क्योंकि मैंने भी अपना आगे पीएचडी करनी है, तो उसके लिए मुझे भी लीव लेनी पड़ेगी। तो अगर मुझे कोर्स मिल गया तो इट इज गोइंग टू बी हाफ हाफ। आधा मैं पढ़ाऊंगा, फिर बाकी कोई और पढ़ाएगा, जो भी आए। यार, मैं पूरा कैसे पढ़ाऊंगा? अगर मैं स्टडी कर के लिए चला गया, अगर मैं चला गया स्टडी कर कर, तो कंप्लीट कहां से कराऊंगा? सेंस वाली बात तो करो। मेरी कोशिश तो होगी जितना कर सकता हूं। चलें, और कोई सवाल नहीं है तो चले जाएं। बस यही। रेडिएशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिजाइनिंग ऑफ हीट एक्सचेंजर। और वो डिजाइनिंग जरा सुनकर काम कीजिएगा, क्योंकि जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करते हैं, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप डिजाइनिंग करते हैं, एलएमटीडी आपको निकालना है, डिजाइन करना है, और ये जो सारे आपने कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़े हैं, इन सबको आपस में ऐड करना है। क्योंकि एक वक्त के अंदर कंडक्शन भी हो रहा होता है, कन्वेक्शन भी हो रहा होता है, रेडिएशन भी हो रहा होता है। तो आपने जो लैब्स के अंदर हीट एक्सचेंजर देखे होंगे, शेल एंड ट्यूब देखा है, ये जो सारे इनकी जो कैलकुलेशंस हैं वो रहती हैं, which is probably the most important part, the designing portion. सर तो आप पढ़ा देना सर, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई, मेरा पोर्शन हो गया है। मेरे पास मेरी थर्मो 1 भी है, तो आई एम बुक्ड फॉर दिस ईयर। आप कोई काम का सवाल पूछ लें। अगर नहीं है काम का सवाल तो आप जा सकते हैं। 71 आपका जो मसला है, मुझसे ये सब लोग चले जाएं तो मुझसे अभी लाइन पे ही पूछ लें, मैं आपका मसला हल करता हूं अभी। और अगर किसी को मसला है 80, आपको अगर मसला है तो आप भी पूछ लें। बाकी सब कैन गो, अगर मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज। 71 पूछें, क्या पूछ रहे थे?
सर वो जो मेरी फाइल थी ना केम स्कैनर की, उसका नाम और 77 का नाम सेम था। तो जब मैंने पहले सबमिट की थी, उसने जब बाद में सबमिट की तो मेरी वाली फाइल उड़ गई। फिर जब मैंने जब वापसी सबमिट की तो 77 वाली की फाइल उड़ गई। आपका और 77 का नाम एक ही कैसे था? अब मोहसिन की वजह से? सर नहीं, केम स्कैनर की जो फाइल थी ना, उन्होंने भी 1140 पे बनाई थी, मेरी भी 1140 पे। अच्छा, यस सर। नहीं वो बात तो सही है, वो बात तो मैं समझ रहा हूं, मगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अभी मैं आपको दिखा देता हूं, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? सर मैंने जब अपना वापसी सबमिट किया तो अपनी 77 का गायब हो गया। एक सेकंड रुको, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि मैं चाहता हूं जब आप लोग असाइनमेंट्स लोड करें तो फोल्डर्स नहीं बनाएं। आप लोग पता नहीं अंदर फोल्डर्स क्यों बना देते हैं। मुझे इतना मसला हो रहा था कि एक एक का फोल्डर से चीज निकालने के लिए। मैंने आपको कहा था कि फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, आप डायरेक्ट अपना आंसर अंदर डालें। ये अगर असाइनमेंट में मैं जाऊं, ये आपका फोल्डर बना हुआ है यहां पर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब ये 30